हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं पुनीत राणा आप सबका स्वागत करता हूं आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 14 में। तो भैया आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या करने वाले हैं, आपको आइडिया है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताए देता हूं कि भैया क्या करने वाले हैं। तो आज का गोल क्या होने वाला है जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका बच्चे मुझसे डाउट भी पूछ रहे हैं। तो बेटा जो आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो आज क्लियर हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम स्टार्ट कर देंगे हमारा क्या बेटा, एमओटी। एमओटी क्या है? आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बोलो जी, जानते हो ना इसको? तो सुना होगा, बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। लेकिन जो आज हमारा मेन टारगेट है बेटा वो है क्या, सॉल्युबिलिटी को समझना। इसके जो क्वेश्चंस आपको फ्रेम होंगे उन्हें कैसे आप करोगे ये आपको पता लगाना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है। लेकिन आज के लेक्चर पे आने से पहले बात कर लेते हैं किसकी भैया, आपके दुखों की। आपके दुखड़े देख लेते हैं क्या चल रहे हैं जीवन में। तो भैया मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाया था, एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं जी। हाँ जी, तो पहला एक बच्चे का डाउट है सर हाइपरवेलेंट और हाइपोवेलेंट स्पीसीज क्या होती है। तो मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है जब हमने ऑक्टेट रूल की क्या की थी, ड्रॉबैक्स की थी। तो वो वाला आप पार्ट जाके देखिए, वरना एक बच्चे ने शायद रिप्लाई भी किया है इसके ऊपर, तो वो एकदम ठीक किया है, ठीक है। तो बेटा जो चीजें मैं करवा चुका हूं ना वो मत पूछा करो, या उसके अंदर कोई डाउट है अगर तुम सीधा सीधा ये पूछते हो सर हाइपरवेलेंट क्या, हाइपोवेलेंट क्या, सर ऑक्टेट रूल क्या, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है मेरे लिए। मुझे फिर ये लगता है या तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा या आपको वो चीज समझ में आई नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो दुविधा में मत डालिए बेटा मुझे, ठीक है। और क्या था जी, और क्या है भैया, क्या है बनाना बॉन्डिंग। तो भैया देखो मैं आपको बोल चुका हूं, ये बैक बॉन्डिंग हुई, बनाना बॉन्डिंग हुई, ये सारी की सारी मैं पी ब्लॉक के लिए रख के बैठूं। पी ब्लॉक भी तो करना है भैया, पी ब्लॉक में भी कुछ ऐसे टॉपिक छोड़ दो जिससे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तुम्हारा, तो वहां पे करेंगे। तो मुझे बार बार ये मत कहिए कि सर बैक बॉन्डिंग प्लीज। बेटा मैं करवाऊंगा, मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे लगा कि यहां पे करवा दो तो ठीक है, वरना मैं उसे पी ब्लॉक में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वहां पे आता है जी हमारे पास बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हो? और बनाना बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो वहां पे तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चा कहते सर HCl आयनिक है या कोवलेंट है? तो देखो जी इसका मैं जवाब देता हूं। एक बच्चे ने और पूछा था कि सर HCl का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, लेकिन फिर वो H+Cl- में क्यों टूटता है? तो भैया देखो सीधा सीधा सा जवाब है कि भैया देखो जो HCl होता है ना, ये गैस होती है मेरे पास। एक्चुअल में क्या होती है बेटा, ये गैस होती है। क्या होती है बच्चे? गैस होती है। और जब इसे गैस फॉर्म में लेता हूं ना बेटा, तो यहां पे जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। गैस फॉर्म में होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब आप कहोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारी स्कूल की लैब में ये लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ था। तो भैया वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वो तुमने HCl गैस का सॉल्यूशन बनाया हुआ था वाटर के अंदर डिसॉल्व करके। अगर HCl को देखोगे तो वो गैस की फॉर्म में बनती है, और यहां पे जो ये बॉन्ड होता है कोवलेंट इन नेचर होता है। लेकिन जैसे ही तुम इस HCl को किसमें मिलाते हो, जल में मिलाते हो, पानी में मिलाते हो, तो भैया देखो यहां पे ये जो पानी है ना ये बड़ा खुराफाती होता है। ये पानी क्या करता है, ये देखते हैं कि भैया यहां पे बॉन्ड तो कोवलेंट है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है। तो भैया ये क्या करता है H2O, इसको किसमें तोड़ देता है,
H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में तोड़ देता है। इसका जो हम इन जनरल रीजन देते हैं वो किस क्या देते हैं बेटा, कि भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वोटर में जाते ही वोटर अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से, उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हेल्प से क्या करता है, इसको H प्लस और Cl माइनस में तोड़ देता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये मत कहना कि सर और भी तो बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। भैया ये केस सिर्फ कहां दिखा रहा हूं मैं, HCl के साथ दिखा रहा हूं, और ये हमें भी नहीं पता था पहले, हम इसे कोवलेंट बॉन्ड मानते थे और कहते थे कि भैया ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने वाटर में इसे मिलाया तो हमें ये चीज मिली, ये टूट गया, तब हमने ये रीजन बना दिया। अब ये नहीं है कि ये वाला रीजन तुम हर जगह चिपकाने लग जाओ। होप मैंने आपको ये क्लियर की होगी बात कि भैया ये आयनिक है या क्या है। भैया ये गैस फॉर्म में होता है तो कोवेलेंट होता है, लेकिन जब मैं इसे एक्वस स्टेट में लेता हूं, पानी में मिला देता हूं HCl को, तब ये क्या किसकी तरह बिहेव करता है, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सर क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। समझे बात? चलो जी, चलो चलो, और क्या डाउट है? कह रहे जी हर्ष त्यागी सर कब आएंगे? भैया मेरा हो जाए पार्ट कंप्लीट एक बार, उसके बाद हर्ष सर ही आएंगे। ठीक है, ये भी डाउट पूछ रहे हैं, बोलो MOT कब शुरू होगी? भैया MOT हो जाएगी शुरू आपकी, आज शायद हम उसका बेसिक कर लेंगे। ठीक है, चलो जी। एक बच्चा पूछता है सर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और दूर जाने पर घटती है, तो एटम से लॉन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्यों दिखाया जाता है? अरे वाह मेरे बच्चे, क्या पूछा है तुमने। भैया एक बात बताओ, मान लो ये न्यूक्लियस आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो जी, ठीक है, वहां पे आपने नोड्स के बारे में पढ़ा होगा या नोडल प्लेन के बारे में पढ़ा होगा। वे नोड्स क्या होते हैं? ये वो रीजन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, हमारे पास 0 होती है, या बोलूं मिनिमम होती है। ठीक है, तो भैया अब जितने भी ऑर्बिटल सबकी शेप क्या डिफरेंट। अब मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूं, मान लो ये p ऑर्बिटल है जी। अब भैया p ऑर्बिटल को तुम ऐसे दिखाते हो, दो लोब्स को ऐसे जोड़ते हो, तो ये जो रीजन है ये क्या होता है, नोड होता है। तो भैया अब न्यूक्लियस के ऊपर होगा ना, ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस और ये नोड वाला रीजन आ रहा है, तो अब तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि सर यहाँ पे मुझे न्यूक्लियस के पास क्या नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। भैया वो हम आम तौर पे इन जनरल चीजें बोल देते हैं कि भैया न्यूक्लियस क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो भैया जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा से ज्यादा कहां पे रहना पसंद करेंगे, किसके पास रहना पसंद करेंगे, न्यूक्लियस के पास, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा आएगी वहां से एनर्जी निकल जाएगी और सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन भैया ऐसा होता तो नहीं है ना। अब भैया मान लो जो एकदम वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत दूर होता है न्यूक्लियस का, वो भी तो चाहता है उसके पास आ जाए, लेकिन आ थोड़ी ना पा रहा है, दूर चला गया है ना वो तो। ठीक है, तो सेम कहानी है कि भैया ऑर्बिटल की शेप कैसी है वो डिसाइड करके देगी कि भैया हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के कितना नजदीक होगी और कितना उससे दूर होने वाली है। और ये जो न्यूक्लियस की शेप है ना बेटा, ये हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड की है, ये हमें दिखी नहीं है एज इट इज कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है, नहीं, एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड आउट की है और वहां पे हमें पता चला है कि भैया इस लॉब के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन न्यूक्लियस के पास देखो ये क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, वहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम थी। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट की वो अलग चर्चा का विषय है, वो तुम्हारे काम का नहीं है, वो हायर लेवल्स के अंदर पढ़ाते हैं। तुम बस इतना याद रखो कि भैया जो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो कहां पे कम कहां पे ज्यादा मिलेगी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, हमारी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर। ठीक है, आई होप इस बच्चे का भी डाउट क्लियर हुआ होगा। केमिकल बॉन्डिंग कब कंप्लीट होगा? भैया तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है, तो ये बेफालतू के क्वेश्चन मत पूछा करो कब होगा। एक कहते सर अगर दो कंपाउंड है और दोनों में कैटायन डिफरेंट है और एनायन भी डिफरेंट है, फिर कैसे बताएंगे? क्या बताएंगे जी? मेरे ख्याल से हाइड्रेशन एनर्जी, तो भैया तब बताएंगे नहीं, तब पता होना चाहिए। भैया वो तुमसे ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जहां पे तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी के लिए डाटा याद रखना पड़े, वो तुम्हें थोड़ा बहुत लॉजिकल देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना बेटा, तो उसका आंसर फिर तुम्हें पता ही होना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, जो लॉजिकल चीजें थी वो बता दी। अब ऐसे डाटा बेस बताऊंगा तो बेटा पूरी टेबल तुम्हें लिखवानी पड़ेगी और फिर कहूंगा कि बेटा रटो इसे, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो जी चलो, और देखते हैं।
एक ने कहा कि सर हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर होती है लैटिस एनर्जी से अल्कलाइन अर्थ मेटल के किसमें, सल्फेट में। तो बेटा आज करेंगे ये टॉपिक हम, सॉल्युबिलिटी वाला पूछ रहे हो आप, ये आज हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, और क्या, हाँ एक बच्चा कहता है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट इज न्यूट्रल। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? भैया देखो, न्यूट्रलिटी का कोई लेना देना नहीं है हमारा किसके साथ, किसके साथ भैया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भैया वो तो वाटर की एक प्रॉपर्टी है ना, वाटर न्यूट्रल होता है, ये तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर मिला ले, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और वाटर के पास वो कैपेबिलिटी है, ये क्या करता है, मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ये न्यूट्रल है इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऐसा नहीं कह सकते जी, ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी है। भैया ऐसे तो एम्फोटेरिक भी होता है ये मेरे पास, सुना होगा आपने एम्फोटेरिक का मतलब, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता दूं, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड की तरह भी काम कर सके और बेस की तरह। तो वाटर हमारा ऐसा काम कर सकता है, एसिड की तरह भी काम कर सकता है ये कुछ कंडीशंस के अंदर, और बेस की तरह भी कर सकता है, ये तुम आगे पढ़ लोगे, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा ना तो वहां पे तुम ये चीज पढ़ लोगे, एम्फोटेरिक भी कहते हैं हम वाटर को, ठीक है। चलो चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक और डाउट था जो शायद मैंने पढ़ा था, डू सूडो एलम शो आइसोमॉर्फिज्म। भैया कैसी बातें करो भैया, मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या होती है। अगर सूडो जो क्या थे, सूडो एलम्स थे, अगर उन कंडीशन को फॉलो कर देंगे तो करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, आप चेक कर सकते हैं आसानी से। मैंने बताया था ना कौन कौन से मॉलिक्यूलर स्पीसीज हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस लिखवाई थी। अगर सूडो एलम्स भी वो कंडीशन फॉलो कर देंगे तो भैया वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं। क्या H प्लस एक्वस की मोबिलिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है क्या? हाँ जी बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं जी हम, ठीक है। एक कहते हैं जी सर कैन आई से दैट मोबिलिटी इंक्रीज पोलराइजेशन इंक्रीज। वाह जी, देखो बेटा बोलने को ये चीज बोली जा सकती है, लेकिन क्यों बोलनी, एक बात बताओ ना। अब मान लो तुमसे कोई ये पूछे तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है, और तुमसे पूछे ये कौन, तुम क्या कहोगे कि भैया ये जो लड़का है ना ये मेरे परदादा के बेटे का बेटा है। बात तो सही बोली तुमने, तुम्हारे परदादा के बेटे कौन हुए, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दादाजी के बेटे कौन हुए, तुम्हारे पापा जी, और तुम्हारे पापा का बेटा कौन हुआ जी, वो लड़का जो तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारा भाई। तुम कैसे रिलेट कर रहे हो, घुमाव विरागे कर रहे हो जी, करने को क्या जा सकता, अपना सीधा सीधा बोलो ना भैया कि भाई मेरा भाई है। तो तुम्हें मोबिलिटी और किसको बेटा, हमारी क्या थी, क्या पूछा था मैं फिर भूल गया, हाइड्रेशन को किससे वो कोरिलेट कर रहे थे आप, पोलराइजेशन से कर रहे थे जी। किससे पोलराइजेशन, तो कर सकते हो लेकिन क्यों करने भैया, इतना घुमा फिरा के क्यों करोगे। तुम्हें पोलराइजेशन के लिए मैंने डायरेक्ट पॉइंट बताए हुए हैं, किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी किसकी कम होगी। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज बेटा, ठीक। तो इतना घुमा फिरा के नहीं जाना है जी, जिसके लिए तुम्हें डायरेक्ट पॉइंट पता है उसकी बात करो, ठीक। अब कुछ बच्चों के डाउट्स जो मैंने नहीं लिए हैं वो मुझे थोड़ी से ना मतलब लॉजिकल नहीं लगे। लॉजिकल का मतलब ये नहीं कह रहा कि देखो बेटा डाउट कोई भी बेकार नहीं होता है, अगर तुम्हारे दिल में डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। मैंने जिन बच्चों के डाउट्स कंसीडर नहीं किए, ठीक है, वो मुझे क्या लगा कि भाई अभी एक बार एक लेक्चर हो जाएगा ना आगे तो फिर तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो चीजें अभी हुई नहीं है, वो चीजें अभी हुई नहीं है जी हमारे पास, ठीक है। एक बार हो जाएंगी फिर देखते हैं उससे आगे, चलो जी ठीक है। तो भैया आपके दुखड़े यही थे, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमारे लेक्चर की तरफ। चलो सर बढ़ो, चलो जी ये देखो सॉल्युबिलिटी, हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है, मतलब आपको कोई कंपाउंड दे दे और कहे कि जी बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कम है या ज्यादा है, तो तुम क्या कहोगे, कम है या ज्यादा है, बोलो। मैंने तुम्हें एक कंपाउंड दिया और तुम्हें पूछा कि जी बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी कम है या ज्यादा है, तो तुम्हारे दिमाग में दो क्वेश्चन आने चाहिए, क्या कि सर सॉल्युबिलिटी पूछ किस में रहे हो, पानी में मिला के देखना है, तेल में मिलाए इसे हम, ठीक है, या दूध में मिला के देखे, किसमें सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हो, तो ये तो बताओ सॉल्युबिलिटी किसमें मिला के देखें, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर आप कम ज्यादा पूछ रहे हो, किसके कंपैरिजन में पूछ रहे हो, बेटा कम ज्यादा हमेशा किसके कंपैरिजन में बोला जाता है, किसी दूसरे के कंपैरिजन में। अब मैं खड़ा हूं जी, मैं कहता हूं मैं इंटेलिजेंट,
ठीक है, मैं कहता हूं मैं बहुत इंटेलिजेंट, तो भैया ये तो गलत बात है ना, कंपैरिजन तो करो। क्या पता किसी ऐसे बंदे से कंपैरिजन कर रहा हूं जो एकदम नालायक है, तब तो ठीक है। अगर किसी ऐसे से कंपैरिजन करने लगे जो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो भैया मैं तो नालायक हो गया ना फिर, समझ रहे हो। तो बेटा कम ज्यादा ये हमेशा कंपैरेटिवली चीजों के साथ बोला जाता है, कंपैरेटिवली बोला जाता है। तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि भैया जब भी वो तुमसे सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछेगा ना, तो किसी एक का नहीं पूछेगा, वहां पे बहुत सारे क्या होंगे बेटा, स्पीसीज होंगे, या फिर 2 स्पीसीज तो कम से कम देगा। दूसरी बात, जो तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछेगा वहां पे बेटा सॉल्युबिलिटी वो किस सॉल्वेंट के अंदर पूछेगा तुमसे। अगर तुम्हें कोई भी सॉल्वेंट ना दे रखा हो तो तुम क्या मान के चलोगे, वाटर मान के चलोगे कि भैया जिस कंपाउंड की वो बात कर रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी किस में चेक करनी है, हमें पानी में चेक करनी है सर। किस में करनी है, पानी में चेक करनी है। अब मैंने तुम्हें याद करो एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि सर आपने ये बताया था कि जो वाटर होता है ना, वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है। क्या है मेरे बच्चे, एक पोलर सॉल्वेंट है। बात समझ में आई, वे एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, और ये लिक्विड फॉर्म में तो ये पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। और भैया पोलर सॉल्वेंट है, तो इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर कौन डिसॉल्व होगा, कौन डिसॉल्व होगा बच्चे। आप कहोगे सर इसके अंदर तो फिर डिसॉल्व भी कौन होगा, कोई पोलर चीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कोई पोलर सॉल्यूट ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज हम उसके अंदर मिलाने वाले हैं। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए ये जान लीजिए, सॉल्वेंट जिसमें मिलाने वाले हैं, सॉल्यूट जो मिलाएंगे उसके अंदर हम, जैसे पानी चीनी, पानी क्या है वहां पे सॉल्वेंट है, चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा हमारे पास। बात क्लियर हुई, समझे इस चीज को, ठीक है सर। तो भैया यहां से एक क्लियर हुआ कि सर वाटर तो क्या एक पोलर सॉल्वेंट है और उसमें डिसॉल्व क्या होगा, पोलर सॉल्यूट होगा। क्यों सर, क्योंकि सर आपने एक प्रिंसिपल बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि मतलब जो जैसा है उसी के अंदर घुल मिल सकता है, जो जैसा है उसी के अंदर जाके घुल मिल सकता है। समझ पा रहे हो कैसे बोल रहा हूं भैया। मान लो एक घोड़ा है, उस घोड़े को घोड़े के झुंड में जाके भेजोगे ना तभी घुल मिल पाएगा उनके बीच में, क्योंकि अपने जैसों के बीच में आ गया ना। उस घोड़े को अगर तुम गधों के बीच में भेज दोगे तो तुम अपने आप कह दोगे भैया वो खड़ा घोड़ा वो जो हमने अंदर भेजा था, गधों के अंदर थोड़ी ना मिल पाएगा जी। ठीक है, तो जो जैसा होता है उसी के अंदर जाके मिल सकता है, वो घुल मिल सकता है। तो इसलिए हमने बोला लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। तो भैया वाटर है पोलर, तो घुलेगा भी पोलर चीज ही इसी में। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमने 2 टाइप के कंपाउंड पढ़ लिए, फिर क्या आप कहोगे सर हमने पढ़ा एक तो आयनिक कंपाउंड और एक पढ़े हमने क्या, कोवलेंट कंपाउंड। बहुत बढ़िया सर, तो बताओ बेटा इन दोनों में से ज्यादा पोलर कौन। तो आप कहोगे सर हमारा ज्यादा पोलर तो होता है आयनिक कंपाउंड, और जो कोवलेंट होता है उसमें किसका पार्ट ज्यादा होता है बेटा, नॉन पोलर होता है, मतलब उसमें चार्ज कम होता है ना। ये पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी या फिर बोलूं आयनिक परसेंटेज ज्यादा है वहां पे या कोवलेंट परसेंटेज ज्यादा, ये मैंने सब आपको बता दिया है निकालना। तो इसका मतलब जहां पे क्या होगा बेटा, मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड आ जाए, जहां पे कोवलेंट बॉन्ड की परसेंटेज ज्यादा आ जाएगी, वो क्या होगा, मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा। जहां पे आयनिक परसेंटेज ज्यादा होगी वो क्या होगा बेटा, पोलर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो जितना ज्यादा आयनिक होगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयनिक कैरेक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर आयनिक कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, आप कहोगे सर कोवलेंट कैरेक्टर। बोलो समझ में आई ये बात। अब ये मत कहना कि सर आपने सॉल्युबिलिटी किस में कही, बेटा जब भी आपको सॉल्युबिलिटी पूछो और कुछ भी मेंशन ना हो कि भी पानी में पूछ रहा है, तेल में पूछ रहा है, घी में पूछ रहा है, दूध में पूछ रहा है, तो तुम हमेशा क्या मान के चलोगे, पानी में सॉल्युबिलिटी की बातें चल रही है। तो ये जो मैंने ट्रेंड लिखा है ये किसके लिखा है बेटा, वाटर में सॉल्युबिलिटी का लिखा है, कि जिन कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिन कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट तुम वाटर मान के चलोगे हमेशा क्या, सॉल्वेंट। पहली बात।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जी हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलो समझ में आई बात? हाँ जी, एक मिनट बेटा ये दिक्कत कर रहा है, हाँ जी बोलिए, क्लियर है? चलो जी, अब बेटा थोड़ा सा ना इसका बेसिक समझो कि अगर आयनिक कंपाउंड या जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर वो सॉल्यूबल हो रहा है किसी चीज में, तो कैसे हो रहा है जी, कौन कौन से फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी को? तो भैया एक बात याद रखो, देखो जब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं ना, जब हम एक सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, वाटर क्या होगा बेटा? डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी जी हमारे पास क्या सॉल्युबिलिटी किसकी? किसी भी आयनिक कंपाउंड की। कौन कौन से फैक्टर हैं सर बताओ तो जरा। तो भैया एक फैक्टर है वहां पे क्या, लैटिस एनर्जी सर, बहुत बढ़िया सर, लैटिस एनर्जी। दूसरा क्या है सर? दूसरा है सर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो बच्चे, दूसरा क्या है हमारे पास? हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। हमें यही चीजें देखनी होती है जी, जो कंपाउंड हमें दिया है उसकी लैटिस एनर्जी कितनी है और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है। ये दोनों वैल्यू ही डिसाइड करती हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होने वाली है, कम होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अब कैसे कि भैया लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तब क्या होगा सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट, जब हाइड्रेशन एनर्जी कम या ज्यादा हो जाएगी तब क्या इफेक्ट होगा। तो समझो समझो जी, भैया कोई आयनिक कंपाउंड है, ये मान लिया जी एक AB आयनिक कंपाउंड, क्या है आयनिक कंपाउंड। अब भैया दो केस हैं, दो केस ले रहा हूं क्या भैया, या तो ये क्या होगा आसानी से टूट जाएगा, लिख रहा हूं आसानी से टूट गया, मतलब इनका प्यार पक्का नहीं था जी, कच्चे प्यार वाले थे, ये टाइम पास हो रहा था यहां पे बस, तो टूट गए, आसानी से टूट गए। तो इसका मतलब ये आसानी से क्या बना लेंगे, A+B- बना लेंगे। भैया आसानी से टूटने का मतलब क्या है नहीं कंपाउंड का, कि A+ अलग हो जाएगा, B- अलग हो जाएगा। कैसे? जैसे ही मैं इसे पानी में मिलाऊंगा, जैसे ही इसे मैं पानी में मिलाऊंगा तो ये आसानी से क्या होंगे बेटा, टूट जाएंगे। टूट गया जी, तो यहां पे क्या बनेगा, आप कहोगे सर एक्वस लगाओ, बहुत बढ़िया सर। तो भैया एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था लैटिस एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि भैया उसको हम देने वाली एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं या बाहर निकलने वाली एनर्जी की फॉर्म में। यहां पे बताओ जी, मुझे इसको तोड़ना है, मुझे क्या करना है बेटा, इसको तोड़ना है, तो लैटिस एनर्जी मुझे इसे देनी पड़ेगी या यहां से निकलेगी, क्या होगी? आप कहोगे सर देनी पड़ेगी। ये लैटिस एनर्जी मैं इसे क्या करूंगा, दूंगा, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भैया कम एनर्जी देते ही टूट गया तो क्या बोलूंगा, आसानी से टूट गया, जिसकी लैटिस एनर्जी कम थी, मतलब A+ और B- में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम है तो ये आसानी से अलग अलग हो जाएंगे जी, कम एनर्जी देते ही हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या किया, आसानी से टूटे तो ये क्या हो गया, पानी में मिल गए। अब जैसे ये पानी ने इनको सराउंड किया तो बेटा यहां से कुछ एनर्जी बाहर निकली होगी। पहले देखो क्या हुआ, पहले ये टूटेंगे, टूटने के बाद इसे क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे ना, A+ को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, B- को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, तो वहां से क्या होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, यही कंपाउंड है, क्या हो रहा है बेटा, मुश्किल से टूट रहा है। क्या हो रहा है जी, आप कहोगे सर मुश्किल से टूटा। ठीक है सर, मुश्किल से टूटने का मतलब क्या है कि भैया यहां पे A+ और B- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये बहुत चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये अलग अलग नहीं होना चाह रहे, इनको अलग करने में क्या लगेगी, अब ज्यादा ताकत लगेगी। ज्यादा ताकत का मतलब क्या है कि सर अब यहां पे हमें इसे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बताओ जी, तो क्या A और B
जब मुश्किल से टूटेंगे तो क्या आसानी से ए प्लस और बी माइनस बन पाएगा? आप कहोगे सर नहीं, आसानी से तो नहीं बनेगा। तो भैया अगर आसानी से नहीं बन रहा है, यह मुश्किल से टूटा, तो मतलब ये आसानी से नहीं बने। अगर ये आसानी से बने ही नहीं तो भैया यहां से जो एनर्जी निकलेगी, भैया देखो आसानी से नहीं बने, मुश्किल से बनाए हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल से बने वोटर इसे सराउंड कर जाएगा, वोटर सराउंड करेगा, एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी यहां पे भी निकलेगी। तो इसको भी क्या बोला? हाइड्रेशन एनर्जी बोला। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने दो तरीके बोले कि दो तरीके से सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन आपने तो सेम ही लिखा है, बस फर्क क्या है? आप कहोगे सर फर्क तो सिर्फ इतना है, आपने यहां पे लिखा आसानी से टूट गया और यहां पे लिखा मुश्किल से टूट गया, बाकी चीज तो वही लग रही हो। यहां पे बस दो एरो लगा दिया अब आपने, यहां पे एक, तो ये क्या हो गया? तो भैया देखो समझना थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व होना है ना, तो पहले तो उसे आयंस में टूटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? आयंस को पानी में अगर डिसॉल्व होना है किसी आयनिक कंपाउंड को, तो पहले उसे आयंस में टूटना पड़ेगा, और आयन में टूटने के लिए हमें क्या चाहिए? वहां पे लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना आसानी से आयंस में बन जाएगा। आयंस बनते क्या होंगे बेटा? वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पानी उनको घेर लेगा। तो क्या हुआ? इसका मतलब सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी वहां पे उसकी, क्योंकि आयंस में जल्दी टूट गया ना, और पानी ने उन आयंस को क्या कर लिया? घेर लिया। ठीक है सर, अगर मान लो किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी है ज्यादा, क्या है बेटा? लैटिस एनर्जी है ज्यादा, मतलब आसानी से आयंस में टूट ही नहीं रहा, वो जुड़ा हुआ बैठा है। वो क्या कहते हैं कि भैया मुझे पानी से कोई मतलब नहीं है, मैं जिसके साथ जुड़ा हुआ हूं उसके साथ खुश हूं, तो भैया वो अलग ही नहीं होगा, तो पानी को मौका ही नहीं मिलेगा किस चीज का? उनको सराउंड करने का। बेटा जब तक पानी आयंस को सराउंड ना करे तब तक हम नहीं बोलते सॉल्युबिलिटी हो गई है। पानी के साथ तो उसे अट्रैक्शन दिखानी पड़ेगी उस आयनिक कंपाउंड के आयंस को, और वो कब दिखाएंगे अट्रैक्शन बेटा? जब वो आयंस में टूटे तो सही। भैया यहां पे भी वही बात बोली है कि भैया अगर ये आसानी से टूट रहा है तो इसका मतलब आसानी से आयंस बन गए। अब ये आयंस क्या कर सकते हैं? पानी के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब इन्होंने अपना बंधन तोड़ लिया, दूसरे से बंधन जोड़ लिया। जितना आसानी से बंधन जुड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले वाले बंधन को आसानी से तोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है पहले केस में। क्या है? सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। दूसरे केस में क्या है जी? जिस बंधन में वो बंधे हुए हैं वो बंधन बहुत ही स्ट्रांग है, वो टूट ही नहीं रहा है। भैया जब तक ये आपस में नहीं एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे तब तक ये वाली कंडीशन आने के चांसेस बहुत कम। क्यों सर? क्योंकि भैया ये वाली कंडीशन का मतलब क्या है? पानी से अट्रैक्शन करनी पड़ेगी, पानी से जुड़ना पड़ेगा। तो भैया पानी से तो तब जुड़ेंगे ना जब ये अलग अलग हो। ये अलग अलग होने का नाम नहीं ले रहे, तो हमें यहां पे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या? हमारा खर्चा बढ़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जी। और जो दे रहा हूं एनर्जी इस ए बी आयनिक सॉलिड को इसमें तोड़ने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो भैया इंसान जो है ना, कोई भी काम करे क्या चाहता है? उसका खर्चा कम से कम हो और आमदनी ज्यादा हो। तो भैया यहां पे इस लैटिस एनर्जी को समझो जी, ये तो खर्चा है। इस ए बी को तोड़ने के लिए खर्चा है जी ये तो, और यहां पे आमदनी क्या है? ये हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि ये बाहर निकल रही है ना, ये देनी पड़ रही है, ये बाहर निकल रही है। देने वाली चीज अगर ज्यादा हो गई और निकलने वाली चीज अगर कम हो गई तो इसका मतलब क्या है जी? कोई फायदा नहीं है वो काम करने का। क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है जी, इनकम कम चल रही है हमारे पास। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो भैया यहां पे क्या हुआ? देखो शुरू में क्या बोला? एनर्जी कम देनी पड़ रही है, हो गया जी। और ये जो हाइड्रेशन एनर्जी मान ले ज्यादा निकल गई, जितनी देनी पड़ी थी उससे ज्यादा एनर्जी निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमने जितनी पूंजी लगाई थी ना, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज्यादा हमने अर्निंग कर ली। तो इसका मतलब क्या है? अब हमें घर से कुछ नहीं लगाना, जो हमने अर्निंग की है ना उसी से हम सारा खर्चा कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? 10 रुपए लगाए थे जी, करोड़ रुपए कमा लिए। या फिर चलो ये तो बहुत ज्यादा बात होगी, 10 रुपए लगाए थे और मैंने क्या किया बेटा? मान लो जी 1000 रुपए कमा लिए। तो भैया अब 10 रुपए मुझे जेब से लगाने की जरूरत ही नहीं अगली बार। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए में से ही 10 रुपए कटते रहेंगे मेरे। अब समझ रहे हो ना? अब मुझे अपनी जेब से 10 रुपए निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इनकम ही इतनी कर ली। और यहां पे क्या है जी कि भैया 1000 रुपए लगा रहा हूं और इनकम कितनी हो रही है बेटा? मेरे पास 500 रुपए हो रही है, तो यहां पे तो घाटा चल रहा है। तो भैया मोरल क्या है यहां पे
क्या है जी कि भैया जब भी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हमें चेक करनी है तो वहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सर, जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बेटा, देखना अब ये पॉइंट बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। कैसे सर, भैया हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी, इनकम थी, जो हमें अर्निंग होनी चाहिए थी, अर्निंग अगर ज्यादा हो रही है किसी काम से तो फायदा, तो मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा। इसको ऐसे समझो, हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी बेटा, बाहर निकलने वाली एनर्जी, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा सर, ये तो हमें मिल रही है ना वहां से, जब हमने किसी चीज को सॉल्युबल किया तो वहां से जो एनर्जी निकली बाहर तो वो तो हमें मिली। और लैटिस एनर्जी का साइन क्या होगा बेटा, यहां पे पॉजिटिव, क्योंकि सर यहां पे तो हमें आयंस को तोड़ना पड़ेगा, आयनिक कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, तो ये एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी, तो ये देने वाली, ये निकलने वाली, तो निकलने वाली अगर एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, अगर देने वाली एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो भैया इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो तुम्हें बस देखना क्या, अब यही दो पॉइंट देखने हैं, जहां पे जिस कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, निकालना समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो अब एक बात और याद रखना, यहीं पे लिख देता हूं, क्या सॉल्युबिलिटी के लिए क्या बोला बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, लैटिस, तो यहां पे ये भी लिख सकता हूं, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से, हम तभी क्या कहेंगे, वहां पे सॉल्युबिलिटी होगी, तब क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी उस कंपाउंड की, पहली कंडीशन। सेकंड, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा उस कंपाउंड की, आप कहोगे सर वहां पे हो जाएगी उसकी मिनिमम। अब कई बच्चों के दिमाग में पता है क्या आएगा कि सर अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, भैया नहीं होती, इनमें से या तो ये ज्यादा मिलेगी या फिर कम मिलेगी, ये इक्वल नहीं हो सकती जी, सीधी बात है, सीधी बात बता रहा हूं जी। तो ये डाउट मत पूछना कि सर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे हम, तब क्या बताएंगे, नहीं जी, इनमें से कोई एक ज्यादा मिलेगी एक कम मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, कभी भी नहीं, कदापि नहीं, घोर पाप है अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी ये डाउट आया तो, मैंने बोल दिया इसीलिए पहले ही, पाप लगेगा, समझे, ठीक है। तो भैया सॉल्युबिलिटी के लिए तुम्हें किसी भी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब एग्जांपल दो सर, अब मान लो मैंने क्या कहा, मैंने दो कंपाउंड दिए ए बी एंड एक्स वाई, पहला कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, मैंने कहा जी बताओ इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो तुम क्या कहोगे कि सर ए बी की ज्यादा हो सकती है, कब, जब इसकी क्या हो बेटा हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से, इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है कब, जब इसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो किससे, लैटिस एनर्जी, लेकिन अभी तो कंपैरेटिवली बोलना है ना बेटा, कम ज्यादा हमें इसका बोलना है। तो मान लो यहां पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है किससे बेटा, लैटिस एनर्जी से, यहां पे भी केस वही है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से, लेकिन ज्यादा कहां पे डिफरेंस है बेटा, यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी देखो बहुत 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 बड़ी है जी लैटिस एनर्जी से, यहां पे क्या है, बड़ी तो है लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है, दो ही बार ग्रेटर देन का साइन लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ए बी ज्यादा होगा किससे, एक्स वाई से ज्यादा सॉल्युबल, तो ये सॉल्युबिलिटी, बोलूं, बोल दूं जी, ऐसा बोल सकता हूं इन जनरल, ठीक है। अब भैया तुम ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो क्वेश्चन आ जाएगा, दो कंपाउंड दे देगा, ये 4-5 कंपाउंड लिखेगा और कहेगा कि बताओ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी,
मिनिमम सॉल्युबिलिटी किसकी, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में रखो या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में रखो, तो क्या, तो हम कंपाउंड से थोड़ी ना पूछेंगे कि हाँ भैया बताओ हमें आप ज्यादा सॉल्यूबल हो या कम सॉल्यूबल हो, कंपाउंड तो बताने से रहा ना। कंपाउंड तुम्हें यह बताएगा कि भैया मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मेरी लैटिस एनर्जी कम है, या फिर ये नहीं बताएगा कि सर मेरी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है भैया, हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो कंपाउंड तो ये चीज बताएगा नहीं ना। तुम्हारे पास वहां पे एक्चुअल में कोई कंपाउंड है कि पानी में घोलोगे और देख लोगे सर, हम देख लेंगे सर घोल घोल के, नहीं पता चलेगा, तब उसके लिए ट्रिक्स है। अब तुम्हें क्या बता रहा हूं बेटा, ट्रिक्स बताने वाला। वो ट्रिक्स तुम्हारे दिमाग में अगर हैं, जो पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा, गारंटेड है सॉल्युबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा, पक्की बात। लेकिन कंडीशन क्या, जो पॉइंट्स मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं बहुत ढंग से समझना, दिमाग में बैठा लेना बेटा, क्योंकि बेटा किसी कंपाउंड को देख के या उसका फॉर्मूला देख के तुम नहीं बता सकते किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं बता सकते। हाँ, दो कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो कि इसकी ज्यादा इसकी कम, क्योंकि उसका मैंने तुम्हें बताया तरीका। दो कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो, इसकी कम इसकी ज्यादा। लेकिन एक ही कंपाउंड है, उस एक ही कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा, यह देख पाना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स समझो, सुनो, पहले सुनना, ढंग से सुनना, बाद में लिख लेना पॉज करके बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो जी, पहला पॉइंट तो क्या लिख रहा हूं बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। इन पॉइंट्स के बिना तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। तो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, फिर एग्जांपल के साथ उनको क्लियर करूं, ठीक है। पहले पॉइंट्स को एक एक करके सुनते चलो। क्या, इफ कॉमन आयन इज स्मॉलर, क्या बोलू, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं बेटा जिनको हम स्मॉल आयन की कैटेगरी में रखते हैं सर, वो है हमारे पास क्या, एक तो है सर हमारे पास, देखो यहां पे लिख रहा हूं, Li प्लस को, Na प्लस को, O माइनस 2 को, F माइनस को, एंड ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस। बोलो, अगर तुम्हें किसी कंपाउंड में ये स्मॉल आयन दिख जाएं, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन पता है ना, Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस Ba2 प्लस, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या फिर बोलू सेकंड ए इनके ग्रुप का नाम होता है ना बेटा, ये सेकंड ए कैटायन भी लिख सकता हूं इनको, ठीक है। कैसे अप्लाई करना बताऊंगा, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा, इफ कॉमन आयन इज लार्ज, अगर कॉमन आयन क्या है बेटा हमारे पास, लार्ज है, और लार्ज कॉमन आयन में कौन आता है, देखो बेटा अल्कली मेटल के मैंने सिर्फ दो ही लिए, Li प्लस Na प्लस, बाकी जितने अल्कली मेटल बचे ना वो सारे के सारे क्या बेटा लार्ज आयन की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन आ जाएगा, आप कहोगे सर K प्लस, Rb प्लस एंड सीजियम प्लस। फ्रेंशियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी बात नहीं करते, उसके कंपाउंड तुम्हें देगा भी नहीं, ठीक है। चलो सर, F माइनस आ रहे हैं। अब इसके बाद जितने भी हैलाइड आयन बचे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, वो सारे के सारे का आएंगे बेटा लार्ज आयन की कैटेगरी में। तो यहां पे लिख रहा हूं Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस एंड ऑल पोली एटॉमिक आयंस, और जितने भी पॉली एटॉमिक आयंस हैं, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं समझ में आते हैं, मैं सीधा एग्जांपल दे रहा हूं। पॉली एटॉमिक आयन में क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर सल्फेट आ सकता है, OH माइनस आ सकता है, कार्बोनेट आ सकता है,
HCO3 माइनस आ सकता है, ClO4 माइनस आ सकता है, एटसेट्रा, फॉस्फेट आयन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। नहीं, ऐसे एनायन, ठीक है, या ऐसे आयन जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट और उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो ये पॉली एटॉमिक आयंस हो गए, ये लार्ज की कैटेगरी में आते हैं। बेटा ये वाले जो दो पॉइंट मैंने तुम्हें बताए हैं ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए। एप्लीकेबल फॉर एस ब्लॉक कंपाउंड्स। जो एस ब्लॉक के कंपाउंड्स होंगे ना बेटा, आमतौर पे जो एस ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए हम ये दो पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, पहली चीज। चलो दूसरी, ये भी याद रखना, फॉर पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक कंपाउंड्स, फॉर पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम एस ब्लॉक का है, लेकिन वो इस कैटेगरी में रखा है मैंने कि अगर बेरिलियम के हैलाइड दे दे BeF2, BeCl2, BeE, Br2 एंड BeI2, तो वहां पे मुझे क्या करना है? अब ये वाले पॉइंट लगाने हैं। मतलब पी ब्लॉक के कंपाउंड दे दे, डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड बना के दे दे, या फिर बेरिलियम के हैलाइड्स दे दे, तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड होता है उसके लिए तुम क्या लगाओगे? सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देख लो जी उन कंपाउंड्स में जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा, इसका मतलब क्या बेटा? वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या? नॉन पोलर हो गया जी मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पोलर की ज्यादा होती है। तो भैया यहां पे ब्रैकेट में मैं ये भी तो लिख सकता हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलो। और ये सब चीजें हो चुकी हैं बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं। अब तुम्हारे लिए काम की बात क्या है? जो इससे पहले दो लेक्चर हुए हैं ना मेरे, 2 या 3, जहां पे हमने लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और पोलराइजेशन की बातें की हैं, अब वो दिमाग में होनी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी तुम चुटकियों में कर लोगे। कुछ एक्सेप्शन है वो भी मैं तुम्हें सारे बता दूंगा, वो एक्सेप्शन याद रखना, और वो बाकी जो जनरल ट्रेंड है वो सारे याद रखना। बस खत्म है कहानी, कहीं पे नहीं मार खाओगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो भैया सॉल्युबिलिटी अगर पी ब्लॉक कंपाउंड्स की निकालनी है या फिर किसकी निकालनी है बेटा? हमें डी ब्लॉक कंपाउंड के हैलाइड ऑफ बेरिलियम के अंदर सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछे तो उसका क्या होता है बेटा? ये वाली चीज इस तरीके से देखोगे जी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें दिमाग में क्या करने हैं बेटा? बैठा लेने हैं। जो तुम्हें दिमाग में क्या करने हैं? बैठाने हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करना है ये समझो। अब तुम्हें मैं एप्लीकेशन दिखाता हूं, ये लो जी, क्वेश्चन की फॉर्म में ही बताता हूं। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करना है। भैया यहां पे तुम्हें सॉल्युबिलिटी बतानी है, लेफ्ट टू राइट जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तुम्हें ये दे देगा। ठीक है, और पूछेगा बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन बना दिए, या किसकी मैक्सिमम किसकी मिनिमम। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये देखो बेटा, जो तुम्हें कंपाउंड दिए हुए ना उसमें कॉमन आयन कौन सा है? तो तुम कहोगे सर यहाँ पे Li प्लस F माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो तुमने पाया कि सर यहां पे देखो, पहले एक एक करके दिखा रहा हूं फिर डायरेक्ट करेंगे। यहां पे तो कॉमन आयन है हमारे पास F माइनस। तो बताओ मेरे बच्चे, जब F माइनस हमारे पास कॉमन आयन आए हैं तो जो मैंने पीछे तुम्हें लिखवाया था ये किस कैटेगरी में है? ये तो स्मॉल आयन की कैटेगरी में आता है सर, देख लो। अच्छा एक चीज तो लिखवाई, ठीक है, हाँ देखो आया भैया स्मॉल आयन की कैटेगरी में। हाँ जी सर, स्मॉल आयन की कैटेगरी में आया। तो भैया देखो लिखा ना, अगर कॉमन आयन जो कंपाउंड हमें जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी पूछी है, अगर उसके अंदर क्या है बेटा? कॉमन आयन स्मॉल आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए। ठीक है, तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगी ना बेटा, सॉल्युबिलिटी के लिए हम कौन सा फैक्टर देखेंगे? वहां पे सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड अपॉन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगी जी। अगर कंपाउंड्स के अंदर कॉमन आयन कौन सा है? स्मॉल है। अगर कंपाउंड के अंदर लार्ज आयन कॉमन हो जाए
तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी है तुम डायरेक्टली किस पॉइंट के बेसिस पे निकालोगे, हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया तरीका, क्योंकि भैया लैटिस एनर्जी क्या कर सकते हैं, अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी की क्या होती है, इनवर्स रिलेशन में होती है सर, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन में। तो मैंने तुम्हें ये कैटेगराइज करके दे दिया कि कब तुम्हें लैटिस एनर्जी का फैक्टर डोमिनेटिंग मानना है, कब तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर डोमिनेटिंग मानना है। तुम्हें बस ये आयन से याद रखने हैं, ठीक है। तो समझ में आया, स्मॉल आयन अगर कॉमन हो तो वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, लैटिस एनर्जी। मतलब लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगी वहां पे कि सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। कैसे सर, अब बताओ। चलो ये देखो, कॉमन आयन पता चल गया मुझे, क्या है जी, स्मॉल है। तो बताओ मेरे बच्चे, तो आप यहां पे ये बताइए जी, यहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगी, यहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, लैटिस एनर्जी पे करेगी। और लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है सर। तो अब तुम्हें क्या पता लगाना है कि सर अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर गई तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और लैटिस एनर्जी कम किसकी होगी, ज्यादा किसकी होगी, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं, करवा चुका हूं। तो अब आसानी से निकाल सकते हो। बताओ जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा, भैया यहां पे लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑन एनायन एंड कैटायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस के ऊपर लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। तो तुम कहोगे सर चार्ज तो हर जगह सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये फैक्टर नहीं लगा, अब क्या देखोगे, डिस्टेंस देखोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। तो भैया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, देखो F माइनस का साइज तो हर जगह सेम, लेकिन कैटायन का साइज बढ़ता गया, Na प्लस से सीजियम प्लस की तरफ गया तो कैटायन का साइज बढ़ा, कैटायन का साइज बढ़ा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी कम होगी। बोलो समझ में आई बात। तो भैया लेफ्ट टू राइट क्या लिखता हूं, लेफ्ट टू राइट लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों, बिकॉज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेस। भैया जिसको ये बात समझ में ना आई ना, वो लैटिस एनर्जी वाला देखना जाके एक बार लेक्चर, वहां पे बताया मैंने, ठीक है। तो भैया लैटिस एनर्जी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर गई तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं लिख सकता हूं सर लेफ्ट टू राइट जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारे पास, यहां पे इंक्रीज होगी सर। बोलो समझ में आई बात। तो तुम्हें कॉमन आयन देखना है, सिर्फ कॉमन आयन क्या है, उसके बाद खत्म कहानी, उसके बाद तो जी खत्म कहानी, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है वहां पे हमारे पास। क्लियर है बात, हाँ जी, समझ में आई चीज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हें अब यहां पे फिर वही बताना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज। बोलो जी, सबसे पहले क्या देखो, कॉमन आयन देखो। तो आप कहोगे सर यहां पे हमारे पास कॉमन आयन क्या है, आप कहोगे सर CO3-2 कार्बोनेट। और ये किस कैटेगरी में आता है सर, ये तो पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है। और पॉलीएटॉमिक आयन किस कैटेगरी में आते हैं सर, ये तो लार्ज आयन हो गया। अगर ये लार्ज आयन हो गया तो सर यहां पे जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, आप कहोगे सर सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करने वाली है हाइड्रेशन एनर्जी पर। बोलो जी, बताया था ना, जब लार्ज आयन कॉमन बन जाए, हर जगह कॉमन आयन क्या है, CO3 माइनस, CO3 माइनस, CO3 माइनस, CO3 माइनस, CO3 माइनस। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। और पॉलीएटॉमिक आयन के केस में मैंने क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब तुम्हें देखना क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखो बेटा, कॉमन आयन तो फिक्स हो गया, मतलब CO3 माइनस की वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलनी थी, जितनी यहां निकल रही है उतनी यहां निकलेगी, उतनी यहां, इतनी यहां, उतनी यहां। क्योंकि CO3 माइनस क्या करेगा, पानी में जाते ही उसको वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी कार्बोनेट आयन के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो एनर्जी निकलेगी।
तो भैया सेम एनर्जी निकलेगी यहाँ पे CO3 2 माइनस की वजह से। यहाँ पे अलग क्या है, अलग है जी यहाँ पे कैटायन। तो अब तुम्हें कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है, ठीक है। जहां पे कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गई वहां पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक बात बताओ बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं जो फैक्टर डिफरेंट है, B+2 Mg+2 Ca2+ Sr+2 एंड Ba+2। पानी में डालते ही किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा होगा। बोलो ये मैंने बताया था, जिस आयन का साइज छोटा होगा, भाई छोटा आदमी देखते ही दबोच लेंगे, जितना छोटा होगा पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे उतनी जल्दी ज्यादा दबोचेंगे, और जितना ज्यादा दबोचेंगे पानी के मॉलिक्यूल छोटे आयन को हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। तो तुम कहोगे सर B2+ की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड यहां पे ये होगा जी, बोलो। बाकी CO3 2 माइनस की तो हर जगह सेम है, लेकिन B2+ की क्या है सबसे ज्यादा। तो मैं क्या बोलूंगा, B2+ आयन और Ca3 2 माइनस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी का सम सबसे ज्यादा आएगा। सबसे कम किसका आएगा बेटा, Ba2+ और CO3 2 माइनस का। मान लो जी CO3 2 माइनस की वजह से X एनर्जी बाहर निकली, तो हर जगह से X X X X X बाहर निकल गई, ठीक है। अब बाकी हाइड्रेशन एनर्जी कौन निकाल रहा होगा, ये आयंस निकाल रहे होंगे ना जो ये नीचे बने हैं। हमें तो सम देखना होता है टोटल कितनी निकली, तो सबसे ज्यादा कहां पे निकलेगी बेटा, यहां पे। और हाइड्रेशन एनर्जी जहां ज्यादा होती है वहां पे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। तो मैं क्या बोलूंगा सर, लेफ्ट टू राइट जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी यहां पे हमारे पास, डिक्रीज करेगी। क्यों क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है सर। जो चीज कॉमन होती है बस उस कॉमन आयन से तो तुम्हें यह पता लगाना है कि वो लार्ज आयन की कैटेगरी में आ रहा है या फिर हमारे पास स्मॉल आयन की। एक बार ये डिसाइड कर लिया फिर तुम्हें यह पता लग जाना चाहिए कि सर यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी हमारे पास, समझ रहे हो, हाइड्रेशन एनर्जी पे, लैटिस पे। फिर जो हमारे पास डिफरेंट होता है ना वहां पे, या तो कैटायन डिफरेंट होगा या फिर एनायन डिफरेंट होगा, तो उनके बीच में ट्रेंड पता लगा लो उस गिवन प्रॉपर्टी को, उस डोमिनेटिंग फैक्टर का। जो उस डोमिनेटिंग फैक्टर का होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ठीक है जी। और एग्जांपल है, देखो एग्जांपल बहुत है यहां पे, बोलो लेफ्ट टू राइट बोलिए जी सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले बताओ जी यहाँ पे कॉमन आयन क्या है, आप कहोगे सर यहां पे हमारे पास तो कॉमन आयन है क्या, Ba+2। अब याद करो Ba+2 कहां पे था बेटा, जब ये देख रहे हो ना तो क्या करना, जो मैंने वो तुम्हें 3 पॉइंट बताए थे ना उनको एक पेज पे लिख के सामने बैठ जाना, क्योंकि मुझे याद है, तुम्हें अभी याद होने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता चलूंगा तो तुम फटाक से देखते कि हाँ Ba+2 आयन कहां पे आ रहा है। तो भैया Ba+2 आयन आता है हमारा किसके अंदर, स्मॉल आयन की कैटेगरी में सर, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, बोला था ना जितने भी क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन किस कैटेगरी में आ रहे हैं, स्मॉल आयन की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो भैया स्मॉल आयन कॉमन हो रहा है तो मतलब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी सर, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगी। तो भैया निकाल लो कि भैया लेफ्ट टू राइट हमारे पास लैटिस एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा, क्योंकि भैया यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो गया अब हमारे पास, आप कहोगे सर डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो हुआ हमारे पास क्या, लैटिस एनर्जी सर। बोलो क्या हुआ बेटा, लैटिस एनर्जी हुआ। तो लैटिस एनर्जी का देख लो बेटा क्या होगा, ठीक है। अब जो डिफरेंट है ना, जो डिफरेंट आयन है उसकी लैटिस एनर्जी का ट्रेंड निकालो। तो यहां पे डिफरेंट आयन क्या है, आप कहोगे सर F-, Cl-, Br- और I-, ये है जी। तो बताओ बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी, भैया लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर। आयंस के ऊपर जितना चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे आयंस का साइज बढ़ेगा मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगी बेटा, लैटिस एनर्जी कम होती चलेगी। तो आप कहोगे सर अगर मैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखता हूं किसके साथ, Ba2+ के साथ, तो बेटा Ba2+ और F- की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। Ba2+ और I- की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, क्यों, क्योंकि भैया यहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मतलब लैटिस एनर्जी कम।
लैटिस एनर्जी कम होने का मतलब क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर लैटिस एनर्जी क्या कर रही है बेटा, सॉरी लैटिस एनर्जी का लिखना था ना मुझे, एक मिनट, अरे हटो, हाँ लैटिस एनर्जी क्या करेगी बेटा, उस तरफ डिक्रीज करेगी। बोलो, लैटिस एनर्जी इस तरफ डिक्रीज करेगी ना आगे, Ba2+ जब इसका क्या देखूंगा, सबकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक है, तो भाई लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है, तो यहां पे लिख रहा हूं लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो भैया बताओ सॉल्युबिलिटी क्या करेगी। आप कहोगे सर सॉल्युबिलिटी तो फिर इंक्रीज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। बेटा ये क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूं बहुत ढंग से करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो पॉज करके थोड़ा सा टाइम लेना। हो सकता है कि ये लेक्चर देखने में तुम्हें ज्यादा टाइम लगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, तो इसलिए बहुत आराम आराम से सारी चीजें करवा रहा हूं, मैक्सिमम तुम्हें करवा रहा हूं यहां पे एग्जांपल्स में। समझ में आई बात, क्लियर है ये चीज, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो, पहले खुद आंसर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा यहां पे आंसर क्या होगा, पहले खुद निकाल लो इसका। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कॉमन आयन क्या है बेटा, Cl-, किस कैटेगरी में आता है सर, ये तो लार्ज आयन की कैटेगरी में आता है। तो यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा सर, तो सर लार्ज आयन जब कॉमन हो जाए तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब देख लो जी लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो तुमने कहा सर हमारे पास है B+2, हमारे पास है Mg+2, हमारे पास है Ca2+, और हमारे पास है Sr2+, और हमारे पास है Ba2+। अब भैया +2 लिखो या 2+ लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो बताओ बेटा यहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पे इन आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा, तो आप क्या कहोगे सर, जितना छोटा आयन हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। तो भैया हाइड्रेशन एनर्जी ये, ठीक है, ये किसका ट्रेंड है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है सर। तो यहां पे क्या लिखे हैं बच्चे, हम लिख सकते हैं कि सर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस और सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है सर। तो आप कहोगे सर तो यहां पे सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, बोलो मेरे बच्चे, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। बोलो समझ में आई बात, ये आंसर आया आपका। अगर नहीं आया, जिन बच्चों का गलत आया है, तो भैया एक बार वीडियो पॉज करके ढंग से सोचो क्या बताया मैंने, और फिर देखो तुमने क्या सोचा और कहां गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉज करो फिर पता लगाओ, पॉज करो फिर पता लगाओ इसका आंसर। तो क्या लिखा करो, लिखो सर कॉमन आयन, कॉमन आयन क्या है सर, SO4-2 है सर। किस कैटेगरी में आता है सर, लार्ज आयन की कैटेगरी में सर। तो यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है सर, तो डोमिनेटिंग फैक्टर है सर यहां पे हमारे पास क्या, आप कहोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा, लार्ज है ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी सर। और हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग हो रही है, तो बताओ बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर B+2, Mg+2, Sr+2 और Ba2+ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी सर, डिक्रीज करेगी। अभी तो पीछे देख के आए हैं, समझ रहे हो ना। Be2+ से अगर मैं कहां पे जाता हूं बेटा, Ba2+ की तरफ, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी जी, डिक्रीज करेगी। मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड है, तो हाइड्रेशन एनर्जी इस तरफ डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, यहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर गई सर, डिक्रीज कर गई। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या कर गई बेटा, डिक्रीज कर गई। बोलो समझ में आई बात, देखो। और ये वाले फैक्टर मैंने तुम्हें क्या बोला था बच्चे, किसी ने अगर ध्यान दिया तो देखो सारे कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ एस ब्लॉक कंपाउंड के लिए। तो जितने भी मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिए ना, सब देखो एस ब्लॉक की तो कंपाउंड ले रहा हूं, ये अल्कली, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक के लिए ही लगा रहा हूं वो 2 पॉइंट से,
समझ में आई कहानी? हाँ जी। तो भैया देखो, यहां से मैं एक कंक्लूजन और निकाल सकता हूं। चलो पहले एक बार ये वाला बता देता हूं, ये लास्ट है, इसके बाद वो कंक्लूजन लिखते हैं। अब तो आंसर तुम आसानी से बता सकते हो कि सर अब तो डायरेक्ट लिखना चाहिए मुझे, मैं फिर भी कर रहा हूं बार बार ताकि आपको चीजें समझ में आए। कॉमन आयन ClO4 माइनस, क्या होगा सर ये? लार्ज आयन, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है सर। ठीक है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर सर, तो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा सर यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे Li प्लस से सीजियम प्लस की तरफ आने पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी सर? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आयन का साइज बढ़ता चल रहा है सर। जो जितना छोटा आयन होगा उसको वाटर मॉलिक्यूल उतने ज्यादा दबोचेंगे, जितना ज्यादा दबोचेंगे उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो बताओ जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी? अब तो लिख सकता हूं ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना क्या है मेरे बच्चे? जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए ना सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, उनको एक पेज पे लिखना और जहां बैठ के पढ़ते हो ना वहां पे चिपका देना एकदम आंखों के सामने, ताकि वो पॉइंट जितना तुम्हारे आंखों के सामने रहे तुम्हारे दिमाग में बने रहे। अगर वो पॉइंट तुम्हें याद है ना बेटा, तो ये चीजें हो जाएंगी। ऐसा ही किया करो, जो तुम्हें लगे ना कि यार ये चीज मैं भूल सकता हूं, उसे अपनी आंखों के सामने लगा दो। क्योंकि भैया आंखों के सामने से जितनी बार चीजें निकलते हैं ना, उसकी कहते हैं कि हमारे दिमाग में पिक्चर छप जाती है। और कभी भी देखना, जब तुमने कोई चीज बहुत बार पढ़ी हो ना, तुम्हारी आंखों के सामने से निकले, जब तुम सोचते हो जहां चीज वो तुमने पढ़ी है या देखी है, तुम्हारा माइंड वहीं पहुंचता है। समझे बात? ठीक है सर, ठीक है। तो भैया यहां से एक कंक्लूजन निकल सकता है मेरा। क्या निकल सकता है सर? वो ये निकल सकता है, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल then solubility increases down the group। ठीक है, फिर क्या बोल रहा हूं बेटा? इफ लार्ज आयन इज, if common ion is large, if common ion is large, then solubility decreases down the group। बड़ी ही पते की बात बोल दीजिए। देखो कि भैया अगर कॉमन आयन मेरा स्मॉल है और एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर वो तुम्हें दे रखा है, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर कॉमन आयन क्या है? लार्ज है और एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के वो कंपाउंड दे रखे हैं, तो भैया वहां पे डाउन द ग्रुप क्या करेगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। चेक कर लो, बता देता हूं कैसे लिखा। देखो सारे अल्कली मेटल के कंपाउंड है, कॉमन आयन क्या है? स्मॉल है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम से सीजियम की तरफ जाऊंगा तो डाउन द ग्रुप हो गया ना। लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड की तरफ जाने का मतलब क्या है? डाउन द ग्रुप। कॉमन आयन स्मॉल, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो देख लो यहां पे लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, चलो आगे देखो। कॉमन आयन क्या है? लार्ज है सर। लार्ज है तो बोलो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या लिखा मैंने? डिक्रीज। तो देख लो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है जब कॉमन आयन क्या है हमारे पास? लार्ज है। कोई भी देखो जी, सारा तुम्हें फिट बैठता मिलेगा। कॉमन आयन क्या है बेटा? Ba+2 Ba+2 स्मॉल की कैटेगरी में, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या आप बोलोगे सर? इंक्रीज। इंक्रीज हो गई सर। BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 एंड BaCl2 कॉमन आयन क्या है बेटा? क्लोराइड आयन। लार्ज की कैटेगरी में, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो देख लो हथियार सारे दे रहा हूं मैं, फिर वही कह रहा हूं क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे, अब कौन सा हथियार तुम्हें यूज करना वो तुम पे डिपेंड है। समझ में आई बात? चलो सर और बता दो। देख लो, ये देख लो जी, कॉमन आयन क्या है? लार्ज, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो डिक्रीज ही तो हो रही है भैया। सेम कहानी यहाँ पे, कॉमन आयन क्या है? लार्ज है सर, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब बेटा आप कहोगे सर फिर तो सीधा सीधा वही 2 पॉइंट बताते ना, इतने क्यों बता दिए? भैया कई बार वो तुमसे ये चीजें पूछता है
कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे किसकी ज्यादा है किसकी कम है, समझ रहे हो, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी है किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी इन कंपाउंड्स की, हाइड्रेशन एनर्जी पे या लैटिस एनर्जी। तब क्या करोगे, तब तुम्हें फिर वो पॉइंट बताना चाहिए ना कि अगर सर कॉमन आयन लार्ज है तो वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड कर रही है वहां पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली है, तो इसलिए वो चीजें मैंने बताई। क्लियर है, तो ये 2 पॉइंट भी बच्चे याद रखोगे। हाँ जी, क्लियर रहेंगे ना बेटा, समझ में आई, चलो सर बढ़िया, अब आगे बढ़ो। चलो जी, अब ये मैंने दूसरे कलर से लिखे हैं, क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा जी। चलो जी देखो, इधर देखो सब, इधर BF2 BCl2 BeBr2 एंड BeI2। तो आप कहोगे सर कॉमन आयन क्या हुआ, आप कहोगे सर कॉमन आयन तो हो गया यहां पे हमारे पास Be+2। तो Be+2 किसके अंदर आता है, आप कहोगे सर ये तो स्मॉल में आता है सर, किस में आता है, स्मॉल आयन में आता है सर। तो यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे सर डोमिनेटिंग फैक्टर होगा यहां पे लैटिस एनर्जी। तो बताओ जी, स्मॉल है, लैटिस एनर्जी से देखना है, तो लैटिस एनर्जी जब अभी अभी पीछे वाला पॉइंट अगर डायरेक्ट लगाऊं तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी बेटा, आप कहोगे सर सॉल्युबिलिटी हमारी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है ना, पीछे वाला पॉइंट डायरेक्ट लगा रहा हूं, या फिर लैटिस एनर्जी तुम्हें देखनी आती है कि सर डाउन द ग्रुप क्योंकि I- का साइज बड़ा है तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी कम, लैटिस एनर्जी कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो तुम कहोगे सर इधर से इधर जाने पर मैं क्या लिखूं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। बोलो बात समझ में आई, हाँ जी सर, जिसने ये किया कांटा लगा लो, काट दो जी, और एक एक तमाचा मारो अपने खुद के मुंह पे। गलत, गलत, एकदम गलत। क्यों गलत, क्योंकि सर इसलिए गलत क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम ना समझ बच्चे हैं। क्यों ना समझ बच्चे हो सर, क्योंकि सर हमने ढंग से ये नहीं पढ़ा। क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है अगर बेरिलियम के हैलाइड दिए हों तो वहां पे उनकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, पोलराइजेशन पे करेगी सर। अब जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अब वहां पे लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है जी, मैंने लिखा है ना बेटा, पी ब्लॉक के कंपाउंड हो, डी ब्लॉक के कंपाउंड हो या बेरिलियम के हैलाइड हो तो सॉल्युबिलिटी इस पॉइंट से देखेंगे। तो भैया किस तरीके से हम ये वाली चीज यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बेरिलियम के ही तो हैलाइड हैं, तो मेरे बच्चे यहां पे ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा। अब पता है मुझे कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने यही किया था, जब आप ये कर रहे थे ना हमारे दिमाग में ये चीज आ गई थी, लेकिन नहीं भैया, मैं ज्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके दिमाग में था ना ये कि हाँ यहाँ पे हमें क्या लगाना, पोलराइजेशन वाला, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर आपने ये लिखवाया कि जो बेरिलियम है ना वो क्या है हमारे पास, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कैटाइन है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटाइन स्मॉल आयन की कैटेगरी में आते हैं। तो भैया एक आगे भी तो पॉइंट लिखा है बेरिलियम के हैलाइड, तो ये क्या है बेटा, आप कहोगे सर ये है हमारे पास बेरिलियम हैलाइड, और बेरिलियम हैलाइड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो क्या होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी होती है, वो क्या होती है बेटा, इनवर्स रिलेशन में होती है किसके, पोलराइजेशन के। अब भैया पोलराइजेशन तो तुम देख सकते हो ना, कैटायन जितना छोटा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा, एनायन जितना बड़ा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा। तो बोलो बेटा कैटायन तो हर जगह फिक्स है, +2 B+2 B+2, तो कैटायन तो फिक्स, एनायन चेंज हो रहा है ना, F-, Cl-, Br- और I-, ये I2 पे माइनस नहीं है, I-, ये F-, एक F पे माइनस है। कभी कहो सर F2 पे आपने माइनस कैसे लगा दिया, मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या बनेगा, B2+ एंड F-, समझ रहे हो बात। तो बताओ बेटा F-, Cl-, Br- और I-, साइज किसका बड़ा, आप कहोगे सर I-, का साइज बड़ा तो उसकी पोलराइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भैया लेफ्ट टू राइट जाने पे पोलराइजेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो इंक्रीज नहीं आएगा जी, समझ रहे हो।
तो क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट टू राइट, ये है सही ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट क्या लिखूं बेटा, लेफ्ट टू राइट पोलराइजेशन increases because size of anion increases। एनायन का साइज बढ़ रहा है तो इसलिए पोलराइजेशन बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी जी। देखो इसलिए मैंने इसको अलग कलर से क्वेश्चन की फॉर्म में दिया, समझ में आई बात। तो यहां पे क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी BeF2 की होगी, सबसे कम BeI2 की। बेटा जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होती है इसका मतलब वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया ना भैया, और कोवलेंट कंपाउंड पानी में कम घुलेंगे। BeF2 में क्या बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो मतलब पोलर हो गया, तो पोलर चीज पानी में आसानी से घुलेगी, ज्यादा घुलेगी, तो यही तो बताया बेटा। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी BeF2, मिनिमम इसकी। ठीक, चलो आगे बता दो भैया किसके कंपाउंड है, आप कहोगे सर डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के है ना, तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या फैक्टर लगाओगे सर, पोलराइजेशन वाला। तो अब ये वाला लगा दो, और अब तो मुझे ये चीज एक्सप्लेन ही नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो स्किप कर देना चाहिए अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन भी करूं। समझ रहे हो बात, हाँ जी समझ में आ रही है बात। ये वाला फैक्टर है कि डी ब्लॉक के, तो बताओ पोलराइजेशन कहां ज्यादा होगी, आपको सर AgI में हो, क्योंकि Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस तो सेम है। एक बार F माइनस से लगाओ, एक बार Cl माइनस, एक बार Br माइनस, एक बार I माइनस, तो I माइनस का साइज बड़ा, उसकी पोलराइजेशन ज्यादा, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम। तो लेफ्ट टू राइट क्या बोलूं सर, बोल दो कुछ भी, क्यों जी, इंक्रीज और सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। समझ में आई बात। चलो जी आगे देखो, बोलो सेम कहानी सर, डी ब्लॉक पोलराइजेशन देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा सर, आप कहोगे फिर से वही क्या, पोलराइजेशन इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सर सॉल्युबिलिटी क्या होगी सर, सॉल्युबिलिटी तो फिर डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आई कहानी, कैसे यहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीमेंट बोल दिया मैंने, बोलो हाँ जी सर समझ में आ गई, आगे बोल दो। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, एक बात बताओ बेटा, ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर Na प्लस S-2, यहां पे टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, Cu2 प्लस H-2, यहां पे टूटेगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे Zn2 प्लस S-2, ये चीज बनेगी बेटा। एनायन तो हर जगह फिक्स हो गया, एनायन तो फिक्स। अब एक कंपाउंड मेरा S ब्लॉक का है, दो कंपाउंड D ब्लॉक के हैं, तो अब यहां पे चक्कर क्या पड़ेगा, आपको सर डी ब्लॉक की तो हम निकालेंगे पोलराइजेशन से, अब एच ब्लॉक का क्या देखेंगे, अब वो वाला फैक्टर तो लगा नहीं सकते सर हम कि स्मॉल है, क्यों, क्योंकि अगर स्मॉल वाली चीज देखने लगे, S-2 भी किस में आया था बेटा मेरा, नहीं S-2 किस में आया, लार्ज में, क्योंकि वैसे मैंने लिखवाया भी नहीं तुम्हें, मैंने कहीं पे नहीं लिखवाया जी ये स्मॉल में आएगा या फिर लार्ज में आएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे देखो डी ब्लॉक है ना, तो इनका तो मैं कंपैरिजन किससे करूंगा, पोलराइजेशन से करूंगा। तो सेम कहानी मैं किसके लिए करूंगा बेटा, Na2S। तो मतलब यहाँ पे अब जो मुझे आंसर करना है ना, वो जब एस ब्लॉक के कंपेयर कर रहा था तब वो 2 पॉइंट लगाने, स्मॉल आयन लार्ज आयन, लेकिन मान लो एस और डी की बातें करने लगे, मिक्स करके पूछने लगे, तब तुम्हें सिर्फ क्या फैक्टर लगाना है बेटा, आपको ये वाला फैक्टर लगाना है। कौन से वाला सर, ये वाला, सॉल्युबिलिटी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। बोलो इस वाले फैक्टर से निकालना है यहां पे। तो बताओ बेटा, एनायन तो फिक्स, अब पोलराइजेशन कौन ज्यादा करेगा, जिस कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा। तो भैया एक बात बताओ, Na प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस, सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसकी, आप कहोगे सर Na प्लस की, क्योंकि इस पे चार्ज कम है, क्योंकि मैंने बताया था ना चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन पे
उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा पोलराइजेशन कर देगा वो, समझ रहे हो। तो सबसे कम पोलराइजिंग पावर इसकी है, तो मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन सबसे कम ये करेगा, पोलराइजेशन सबसे कम होगी तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस Na2S की। तो यहाँ पे लिख रहा हूं Na2S की तो इन दोनों से ज्यादा होगी जी सॉल्युबिलिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2+ चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2+ चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां डिसाइड बताओ सर, Cu2+ और Zn2+ चार्ज सेम, मतलब पोलराइजिंग पावर चार्ज के बेसिस पे तो सेम आ रही है, लेकिन अब साइज भी तो देखो सर, क्योंकि पोलराइजिंग पावर को साइज ऑफ कैटायन भी तो क्या करता था, अफेक्ट करता था। साइज जितना छोटा होगा कैटायन का, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा होने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम। तो बताओ Cu2+ और Zn2+ में से साइज किसका बड़ा, ठीक है। तो भैया यहां पे लिख रहा हूं Cu2+ में से ज्यादा बड़ा साइज होता है Zn2+ का। याद करो अब एटॉमिक साइज का ट्रेंड, डी ब्लॉक में मैंने तुम्हें बताया था, कॉपर से बड़ा साइज होता है जिंक का, और जब दोनों पे सेम चार्ज आ जाता है Cu2+ Zn2+, तब भी साइज क्या रहता है, वही रहता है जी। जिंक का बड़ा था कॉपर से, तो अब Zn2+ का बड़ा होगा कॉपर 2+ से, समझे बात। तो भैया कॉपर 2+, जिंक 2+, तो भैया ये तो साइज का है, साइज का है। साइज जितना बड़ा होता है पोलराइजेशन पावर उतनी कम, जितनी कम पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन भी कम होगी, पोलराइजेशन कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो मतलब जिंक सल्फाइड में फिर कौन आ जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फाइड, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी बेटा, कॉपर सल्फाइड की होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वन। पोलराइजेशन के बेसिस पे किया, कैसे किया, समझ में आई कहानी, क्लियर है बात, ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें दे दूं, ये तो देखते ही बता देना चाहिए, ये शायद मैंने आगे वाली स्लाइड में दे भी रखा है, पता नहीं, बताओ सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, जल्दी से बताओ। तो भैया इस पे है +2 चार्ज, इस पे है सर +4, पी ब्लॉक का है, तो पोलराइजेशन से देखोगे तो भैया पोलराइजेशन किसकी ज्यादा, कौन करेगा बेटा पोलराइजेशन ज्यादा, Sn+2 Sn+4, तो आप वही सर पोलराइजेशन तो ये ज्यादा करेगा, तो मतलब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी उतनी कम, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी भैया। तो ये सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड लिख दिया मैंने, बोलो पी ब्लॉक का है, कौन सा लगा है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बहुत बढ़िया सर, अब बता दो इसके अंदर सेम कहानी चलेगी क्या, डी ब्लॉक के है बेटा ये भी कंपाउंड, तो यहां पे एक बार क्या हो रहा है, Ag+ कंबाइन कर रहा है सर O-2 से, एक बार Ag+ कर रहा है किससे, S-2 से, ठीक है। तो भैया पोलराइजिंग पावर तो दोनों जगह फिक्स हो गई सर। अब देख रहे हैं जी किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, जिस एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा आ जाएगी, पोलराइजेशन ज्यादा आने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम। तो बताओ बेटा O-2 और S-2 की पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अब पोलराइजेबिलिटी एनाइन की होती है, हम क्या बोलते हैं, एनाइन पे जितना ज्यादा चार्ज उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो चार्ज तो दूसरा फैक्टर क्या बोलते हैं, साइज, साइज एनाइन का जितना बड़ा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो बताओ O-2 और S-2 में साइज किसका बड़ा, तो आप कहोगे सर इसका साइज बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि सर O-2 ऊपर है, S-2 नीचे है, एक ही ग्रुप में आते हैं ना बेटा, और ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड होता है ना, वही आयनिक साइज का ट्रेंड होता है अगर सबके ऊपर सेम चार्ज हो, ठीक है। तो एटॉमिक साइज किसका छोटा होता है बेटा, ऑक्सीजन का सल्फर से। अब आयनिक साइज पूछ रहा हूं तो दोनों पे सेम चार्ज है, तो आयनिक साइज का भी वही ट्रेंड रहेगा, तो साइज इसका बड़ा, तो मतलब इसकी क्या होगी बेटा, ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी। ज्यादा पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर Ag2S में ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम, इसका मतलब क्या, वहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है जी दूसरे के कंपैरिजन में, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब ये सॉल्युबिलिटी। बोलो तो भैया अब तुम्हें बस पता हो क्या होना चाहिए, जो मैंने तुम्हें 3 लेक्चर पीछे वाले दिए ना, हाइड्रेशन, पोलराइजेशन, लैटिस, वो सब तुम्हारे काम में आएंगे यहां पे, समझ में आई बात, ठीक है सर। और देख लो, चलो यहां पे बोलो होमवर्क कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो,
ठीक है, पोज करके करना, आंसर मैं अभी बता दूंगा, इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंसर बता दूंगा, बस तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सही होनी चाहिए, तुक्का नहीं। पीछे वाला मैंने करवाया ना कि एसेंशियल टू और एसेंशियल फोर वाला, सेम वैसा ही होगा, ठीक है। तो पोज करना फिर करना। तो यहां पे बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ये मैंने बता दीजिए। डी ब्लॉक का है तो फैक्टर कौन सा लगेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, आप कहोगे सर पोलराइजेशन वाला लगेगा, ठीक है सर। आ जाओ जी आगे। अब देखो इनका भी कलर चेंज किया हुआ मैंने, सर आप कलर बड़े चेंज करते हो ताकि तुम्हें पता चल जाए बेटा। अब देखो यहाँ पे पहले ही लिखा हो मैंने लैटिस एनर्जी। अब बात क्या है बेटा, बात ये है मेरे बच्चे, अब यहां पे अगर मैं सीधा सीधा लगाऊं, देखो कॉमन आयन क्या है, CO3 2 माइनस है सर, लार्ज की कैटेगरी में आता है सर, ये लार्ज आयन आता है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर होना क्या चाहिए था सर, डोमिनेटिंग फैक्टर होना चाहिए था हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं बेटा, यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ना होके क्या होगा, लैटिस एनर्जी हो। ये थोड़ा एक्सेप्शनल चला गया। अब याद रखना, लार्ज आयन वाला फंडा कब लग रहा है बेटा, जब मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं, समझ रहे हो, या फिर बोलूं सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल के कार्बोनेट, और एक और है अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट को छोड़ के, ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं बस, ठीक है। जो वो 2 पॉइंट लिखे थे मैंने स्टार्टिंग में, स्मॉल आयन और लार्ज आयन वाला, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। क्यों, क्योंकि भैया इन दोनों को क्यों एक्सेप्शनल बोल रहा हूं, क्योंकि भैया डोमिनेटिंग फैक्टर होनी चाहिए हाइड्रेशन, और मैंने बताया था लार्ज आयन अगर कॉमन हो तो डाउन द ग्रुप क्या करती है, हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन यहां पे क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, यहां पे ये आएगा। तो याद रखना बस, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जी, एक्सपेरिमेंटली यही चीज मिली हमें, तो हमने इसको अलग से बता दिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स एंड अल्कली मेटल के ही बाइकार्बोनेट्स में, ठीक है, होता यहां पे कॉमन आयन लार्ज है, लेकिन यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर हम हाइड्रेशन एनर्जी को ना मान के किसको मान के चलते हैं, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाउन द ग्रुप हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी। तो सेम कहानी यहाँ पे है, देखो। तो भैया एक ये 2 केस याद रखिएगा मेरे बच्चे, बस इन 2 केसेस को याद रखिएगा। बोलो समझ में आई बात जी। तो यहां पे लिख देता हूं, चलो क्या कि सर अल्कली मेटल्स कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन लैटिस एनर्जी। या फिर क्या बोल दूं बेटा, डाउन द ग्रुप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर मैं लेता हूं किसके किसके बेटा, अल्कली मेटल्स के, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सर। बोलो समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन करो जी, करके दिखाओ एक बार ये वाला क्वेश्चन। आसानी से हो जाना चाहिए। अब भैया किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर ये बेरिलियम के हैलाइड है, बेरिलियम का एक ही हैलाइड दे रखा है। जब सारे बेरिलियम के हैलाइड दे रखे हों तब वो पोलराइजेशन वाला लगाना है, वरना तो सिंपल हमें क्या चलना है, एस ब्लॉक का है। तो यहाँ पे क्या देख लो बेटा, इन 2 एक्सेप्शंस को याद रखना बस। एस ब्लॉक के अंदर एक तो ये 2 एक्सेप्शन आते हैं और एक बेरिलियम के हैलाइड वाली आती है बस, और बाकी तो वो 2 पॉइंटों से ही चलेगी हर कहानी एस ब्लॉक के कंपाउंड्स में, उससे अलग कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, पक्की बात है, ठीक है। तो भैया यहां पे क्या देखोगे सर, कॉमन आयन, तो सर कॉमन आयन है हमारे पास यहाँ पे F-, किस कैटेगरी में सर, स्मॉल में। तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, DF लिख रहा हूं, तो आपको सर लैटिस। और स्मॉल आयन जब भी कॉमन होता है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है सर। अब ये तो तुम निकाल ही सकते हो ना, अब ये मत कहना सर रटनी पड़ रही है, लैटिस एनर्जी देख ही सकते हो जी, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी में इनवर्स रिलेशन
तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, लैटिस एनर्जी डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है ये, समझ में आई। अब उस बच्चे का जो डाउट उसने पूछा मुझसे पिछले क्लास में कि सर जेई मेंस में आया हुआ था, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स दिए हो, सल्फेट दिए हुए थे और वहां लिखा होता है बेरिलियम सल्फेट की जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्यों जी? क्योंकि वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो देख लो, शायद मैंने सल्फेट वाला तुम्हें करवाया है क्या, सल्फेट वाला मैंने तुम्हें करवाया है क्या एग्जाम्पल मेरा, देखो तो यहाँ पे वही तो बताया, देखो मैंने हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे निकाला है, इसलिए वहां पे एक्सप्लेनेशन वो दी गई है। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी बेटा मेरे पास, डिक्रीज करती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या करिए, डिक्रीज। तो बेरिलियम सल्फेट की क्या बेटा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इन सब में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई बात समझ में? ठीक है जी, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया सॉल्युबिलिटी पे ये सब बातें थी हमारे पास, ठीक। आई होप, मुझे ऐसा फील आ रहा है अभी मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं बची है जी, ठीक है। क्यों नहीं बची है जी, मैं बताऊंगा बेटा, क्योंकि आज सुबह 5:30 बजे से मैं उठा हुआ हूँ, ड्राइव करके आया हूँ, घर गए थे, तो मैं इसे आज नहीं रोक रहा हूं। अब हमारे पास सिर्फ 2 चीजें बची हैं, क्या, एमओटी, और हमारे पास क्या बचा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बार बार मत कहना फिर से बेटा सर बैक बॉन्डिंग बची हुई है, रेजोनेंस बचा बेटा, रेजोनेंस तुम डिटेल में पढ़ते हो ऑर्गेनिक के अंदर, मुझे सिर्फ रेजोनेंस का वो पार्ट बताना है जहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना, वो एमओटी में मैं तुम्हें साथ में ही बता दूंगा, ठीक है। रेजोनेंस तुम डिटेल में पढ़ते हो कहां, ऑर्गेनिक, तुम वहीं पे पढ़ोगे। मुझे सिर्फ रेजोनेंस कितनी चाहिए कि तुम वहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सको, वो मैं तुम्हें एमओटी के साथ बताऊंगा। तो सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं और दोनों ही बड़े आसान है, दोनों ही बड़े आसान, एक पूरा एमओटी का लेक्चर आ जाएगा, एक पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ जाएगा तुम्हारे पास, आई बात समझ में? तो भैया एमओटी भी नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। आई होप जितना मैंने आप लोगों को आज बताया है ना, वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एमओटी में लेके आया था, लेकिन नहीं हो रहा अभी, अंदर से झील नहीं आ रही अभी, और 1.5 घंटे का बन चुका है लगभग तुम्हारा, तो तुम इसे आराम से देखो। तुम्हें बहुत एग्जाम्पल करवाए हैं बेटा, उन एग्जाम्पल का तुम्हें करना क्या है, एक बार सारे पेजेस पे लिखना सिर्फ एग्जाम्पल, और उनके ट्रेंड खुद ब खुद लिखना, फिर मैच करना जी उनको किसके साथ, कि भैया मैंने क्या ट्रेंड्स बताए, ठीक है बेटा। मैंने बहुत सारे तुम्हें ट्रेंड्स बता दिए हैं यहाँ पे, अब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। मैं फिर कहूंगा, अगर सॉल्युबिलिटी वो तुमसे पूछता है किसी भी कंपाउंड की, और अगर ये ना बताए किसके अंदर सॉल्युबिलिटी, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे बेटा, हमेशा वाटर मान के चलोगे कि वाटर में सॉल्युबिलिटी पूछ रहे। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा? ठीक है। तो भैया ये था हमारा किसके ऊपर, जितना भी हमने पढ़ा आज तक उसका निचोड़ था सॉल्युबिलिटी में, किसका, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन का। और वो जो 3 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए उनको दिमाग में रखना, सॉल्युबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। आई बात समझ में? अगर होता कि कोई कुछ उस कॉन्सेप्ट से बाहर चला जाए, अगर तुम्हें मिले तो मुझे बताना, फिर मैं देखूंगा। लेकिन जहां तक मैंने पूरी रिसर्च की, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो उन 3 पॉइंटों से बाहर चला जाए, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार और बहुत ही आसान लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।